आज हम इकाई 2 करेंगे। इकाई 1 में हमने आवासीय आवश्यकता के बारे में किया था और आवास किस प्रकार से ढूंढना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब हमने इकाई 1 में किया था। और इस पेपर की पारिवारिक संसाधन प्रबंधन पेपर 1 है ये, और इसकी 3 इकाइयाँ हैं। हमने एक इकाई कर चुके हैं, दूसरी इकाई आज कर रहे हैं। और जो दूसरी इकाई है वो आंतरिक सज्जा पर आधारित है। आंतरिक सज्जा पर कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, और ये इकाई भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये इसमें जो भी आपको सिखाया जाएगा या जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज़ है। तो इकाई 2 में है आंतरिक सज्जा। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विभिन्न कमरों का आयोजन एवं सज्जा। हर कमरे की अलग अलग एक्टिविटी होती है और उसी हिसाब से उस कमरे का नाम दिया जाता है। जैसे बैठक जो है वो कक्ष अलग होता है, शयन कक्ष अलग होता है, रसोई घर अलग होता है, बच्चों का कमरा अलग होता है, अतिथि कक्ष अलग होता है, और लिविंग रूम जिसको हम कहते हैं, जिसमें कॉमन एक्टिविटीज होती है, कॉमन रूम, उसकी एक्टिविटी अलग होती है। तो हर कमरे की अलग अलग क्रियाएं होती हैं और अलग अलग क्रियाओं के हिसाब से ही हम उस कमरे में फर्नीचर की व्यवस्था करते हैं, और उस कमरे में उसी प्रकार से हम आंतरिक सज्जा भी करते हैं। जैसे कि जो एक्टिविटी होती है उस हिसाब से, जैसे कि बैठक में हम एक्टिव रहते हैं। बैठक का मतलब ये बैठते हैं हम सारे जने, हमारे अतिथि भी आते हैं, वो भी हमारे साथ बैठते हैं। तो बैठक व्यवस्था में हम एक्टिव रहते हैं, तो हम जो रंगों का प्रयोग करते हैं वो भी ब्राइट कलर्स, जैसे लाल, पीले, नीले, जो दूर से दिखते हैं वैसे कलर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, या उनको हम कहते हैं गरम रंग। तो ये रंग जो है ये हमको एक्टिव बना के रखते हैं। तो जहाँ पर जिस रूम में जैसी एक्टिविटी होती है उस हिसाब से हम उसका चयन करते हैं। इसी तरह से रेखाओं का अगर हम चयन करें तो इस एरिया में एक्टिव हम रहते हैं, तो हमें खड़ी रेखाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। शयन कक्ष में हम आड़ी रेखाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम आराम करते हैं वहाँ पर और हमें मानसिक शांति चाहिए होती है। तो वहाँ पर हम जो रंग होते हैं वो भी ठंडे रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे जिनकी इंटेंसिटी दूर की होती है। जो मतलब जैसे इनकी ब्राइट कलर्स की इंटेंसिटी बहुत तेज होती है, जो दूर से हमको दिख जाते हैं। पर ये जो कलर होते हैं जैसे नीला, हरा, ये जो होता है, ये कलर ऐसा होता है कि बहुत कूल होता है, हमें ठंडक प्रदान करता है, और ये आसानी से दिखता नहीं है, इसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो ये हर रूम की अलग अलग एक्टिविटी होती है, और उस एक्टिविटी के हिसाब से हम रंगों का, रेखाओं का, और जो भी कला के तत्व, कला के सिद्धांत हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तो ये विभिन्न कमरों का आयोजन हम इसी प्रकार से करते हैं। और आयोजन में हम फर्नीचर व्यवस्था करते हैं। फर्नीचर व्यवस्था में जो जिस कमरे की एक्टिविटी होती है उस हिसाब से उसका फर्नीचर का चयन करते हैं। फर्नीचर का चयन में हम वो तो ठीक है एक्टिविटी के हिसाब से, दूसरा कमरे के साइज के हिसाब से भी हमें फर्नीचर का चयन करना चाहिए। जैसे कि अगर कमरा बड़ा है तो हम बड़ा फर्नीचर भी लगा सकते हैं जो कि स्पेस घेरता है, मगर अगर कमरा छोटा है और फर्नीचर बड़ा आ गया तो कमरा छोटा लगने लगेगा, क्योंकि सारी स्पेस वो फर्नीचर ले लेगा। तो इसलिए हमें फर्नीचर का चयन भी जो जिस प्रकार का हमारे कमरे का साइज है उसके हिसाब से ही हमें फर्नीचर का चयन करना होता है। तो ये है। फिर नेक्स्ट है रसोई घर योजना। रसोई घर जो है आजकल, जैसे पहले जो पारंपरिक रसोई होती थी उसमें नीचे बैठ के काम करते थे, और नीचे बैठ के काम करने में 10 बार उठना पड़ता था, या कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए होता था कि वो हमें कोई व्यक्ति हमें वो उठा के दे दे, ये डब्बा उठा के दे दे, वो डब्बा उठा के दे दे। तो पहले से बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत सारे डब्बे इकट्ठे करने पड़ते हैं, जो भी चीज़ काम में आ रही है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, तो फिर हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, फिर वो ला के देता है। तो इस तरह से हमें
वो जो पारंपरिक रसोई घर था उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट लगता था और ज़्यादा टाइम लगता था। पर अब क्योंकि ये मॉड्यूलर किचन होने लग गई, आधुनिक किचन में मॉड्यूलर किचन होती है जहाँ पर हम खड़े रहकर सारा काम करते हैं। उसमें हमारी सब चीज़ हमारे आसपास होती है, हमें कोई भी चीज़ इकट्ठा या एकत्रित करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आजकल मॉड्यूलर किचन भी अलग अलग तरह की, उसमें भी खूब वैरायटी आ गई है। और उसमें हम मॉड्यूलर किचन का जो चयन करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि उसमें कितना हमारे पास स्पेस है, कहाँ पर हमारी रसोई बनी हुई है, और छोटी रसोई है तो हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, बड़ी है तो हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। फिर हमें अगर बड़ी किचन है तो हमने काउंटर कैसा रखना है। कई बार ऐसा होता है कि एक बीच में काउंटर भी बनाया जाता है जिसमें कुकिंग होती है, तो ये भी अगर ये अरेंजमेंट है तो सारा जो काउंटर है वो खाली रहता है, तो उसमें हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी रसोई की व्यवस्था हम अपने हर व्यक्ति की अलग अलग तरह की होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग तरह का एरिया होता है, उसके हिसाब से वो अपनी रसोई की योजना बनाते हैं। और इसमें मेनली हम क्या ध्यान रखते हैं कि काउंटर कितना बड़ा हो, काउंटर कैसा हो और कितना बड़ा हो, फिर उसका कलर क्या हो, फिर उसके बाद उसकी संरक्षण की व्यवस्था क्या है किचन में। कई लोग तो जो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं उसी में ही संरक्षण की व्यवस्था करा देते हैं, कई लोग अलग से एक स्टोर रूम बनाते हैं उसमें संरक्षण करते हैं। तो हर व्यक्ति की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग पसंद नापसंद होती है, उस हिसाब से वो किचन की प्लानिंग करता है या रसोई घर की योजना करता है। और इसी तरह से कार्य क्षेत्रों की जो ऊंचाई है या हमारे काउंटर है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, वो जो उस किचन में काम करने वाला व्यक्ति है या उस किचन में काम करने वाली जो गृहिणी है उसके हिसाब से ऊंचाई होगी काउंटर की। यदि उसकी हाइट ज़्यादा है तो काउंटर की ऊंचाई ऊंची होगी, यदि हाइट कम है तो काउंटर की ऊंचाई नीची होगी। तो उसके हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से ही कार्य क्षेत्र की ऊंचाई हम निर्धारित करते हैं। उसके बाद है घरेलू कूड़े करकट का प्रबंधन। ये 3R पद्धति द्वारा घरेलू कूड़े करकट का प्रबंधन किया जाता है, जिसके अंतर्गत 3R में आता है। सबसे पहला R होता है रिड्यूस, मतलब कचरे को कम करो। जो भी कचरा हुआ है उसमें से हम उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। सॉर्ट आउट में जैसे मिट्टी है, जो ऐसी चीजें हैं जो कि हम वापस से किसी गमले में या पौधे में डाल सकते हैं, तो वो मिट्टी पौधे में डाल देते हैं। फिर जो किचन का वेस्ट है, किचन के वेस्ट को या तो हम उसका खाद बनाने के काम में ले लेते हैं, या फिर हम उसे किसी जानवर को खिला देते हैं जो पेड़ पौधे खाता है या पत्ते उत्ते खाता है। ऐसे जानवर को हम वो कचरा मतलब जो किचन के छिलके वगैरह हैं उनको हम उनको खिला देते हैं। तो इस तरह से हम कचरे को रिड्यूस करते हैं, उसके बाद रीयूज करते हैं। रिड्यूस तभी होगा जब हम उस कचरे को रीयूज करते हैं। फिर बची हुई जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथिन्स है, ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये पॉलीथिन्स और प्लास्टिक्स एक अलग से थैली में डाल दी जाए और कचरे वाले को दे दिया जाए, जिससे कि वो रिसाइकलिंग में उन चीज़ों को वापस से बेच लेता है और वापस से डाल देता है। तो इस तरह से ये कचरे का जब हम रिड्यूस कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे और रिसाइकिल कर लेंगे तो फिर हमारे पास कोई कचरा बचेगा नहीं। तो ये कचरे का प्रबंधन होता है। फिर उसके बाद है पुष्प सज्जा। पुष्प सज्जा जो है वो उसमें कई तरह के चीज़ों को काम में लेते हैं हम। सबसे पहले तो उसके मूलभूत उपकरण एकत्रित करते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के फूलदान हम एकत्रित करते हैं कि हमको कैसी पुष्प सज्जा करनी है, उस हिसाब से हम फूलदान का चयन करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के फूलदान हमारे पास होते हैं अगर हम पुष्प सज्जा कर रहे हैं तो। और फिर उसके बाद पौध सामग्री तैयार करना, जो भी हमें अरेंजमेंट करना है पुष्प सज्जा में जनरली 2 तरह का अरेंजमेंट होता है। एक तो होता है ताजे फूलों से हम पुष्प सज्जा करते हैं,
एक होता है सूखे हुए पौध सामग्री से पुष्प सज्जा करते हैं, तो वो ड्राई अरेंजमेंट कहलाता है। फ्रेश फ्लावर्स से जो हम बनाते हैं वो फ्रेश अरेंजमेंट कहलाता है। तो उसके लिए हमें पौध सामग्री एकत्रित करनी होती है, और पौध सामग्री हम एकत्रित कैसे करेंगे कि हम तभी करेंगे जबकि हमें ये पता होगा कि हमको कैसी पुष्प सज्जा करनी है। तो वो चीज करने के लिए, उस चीज को डिसाइड करने के लिए हमें पता होना चाहिए स्थान क्या है पुष्प सज्जा का, क्या स्थान है, कितना बड़ा कमरा है, कहाँ पर हमें करनी है, कोने में करनी है, बीच में करनी है, या किसी मंदिर के सामने करनी है, कहाँ पर करनी है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं हमें पुष्प सज्जा कैसी करनी है, और फिर उसी के हिसाब से पौध सामग्री हम एकत्रित करते हैं। और उसके बाद है पुष्प व्यवस्था। पुष्प व्यवस्था भी कई प्रकार की होती है, जैसे पारंपरिक पुष्प व्यवस्था भी हुआ करती थी, फिर आजकल आधुनिक पुष्प सज्जा है। पुष्प सज्जा में, आधुनिक पुष्प सज्जा में हम कई तरह के जैसे लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, बैलेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, लय का इस्तेमाल करते हैं, प्रपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कला के सिद्धांत और तत्व हैं, इनका प्रयोग करते हुए हम पुष्प सज्जा बनाते हैं। इसके अलावा जैपनीज पुष्प सज्जा अलग बनाई जाती है। तो ये पुष्प सज्जा के कई प्रकार होते हैं, उसके हिसाब से हम पुष्प सज्जा का चयन करते हैं कि हमें किस प्रकार की पुष्प सज्जा बनानी है। फिर उसके बाद घरेलू उपकरणों की देखभाल एवं चुनाव। घरेलू उपकरण खरीदते समय भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें घरेलू उपकरण की खरीद करनी चाहिए। और ये नहीं कि हमने ऐसे ही लिया है बिना सोचे समझे, तो हमें सोच के फिर घरेलू उपकरण खरीदना चाहिए। और वो घरेलू उपकरण का हमें मेंटेनेंस जरूर पहले से ही पता होनी चाहिए, जिससे कि हम उसको मेंटेन करके रख सके, या वो वस्तु जो है वो अच्छी कंडीशन में रहे काफी दिनों तक। तो इसलिए ये उपकरणों की देखभाल और उनका चुनाव बहुत जरूरी है। और लास्ट है फर्नीचर। फर्नीचर व्यवस्था जो है वो कमरों के हिसाब से फर्नीचर व्यवस्था की जाती है। किस प्रकार का कमरा है उसके हिसाब से हम फर्नीचर व्यवस्था करते हैं। और ये फर्नीचर के अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, जैसे कि लकड़ी का फर्नीचर है, प्लास्टिक का फर्नीचर है, लकड़ी में भी अलग अलग तरह की लकड़ियों का फर्नीचर होता है, बुरादे का फर्नीचर भी आता है, शिप जो टूट जाती है वो शिप का जो फर्नीचर होता है वो भी आता है। तो अलग अलग तरह का फर्नीचर आता है। हमें कौन सा प्रकार का फर्नीचर चाहिए, वो हमारा बजट कैसा है, हमारी अवेलेबिलिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम उसका प्रकार डिसाइड करते हैं। फिर उसका चुनाव और देखभाल, फर्नीचर की भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फर्नीचर की देखभाल नहीं करेंगे ढंग से तो फिर वो खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है उसकी देखभाल करना। और अलग अलग कमरों में अलग अलग तरह से हम फर्नीचर का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से कमरे में हमें कितना बड़ा फर्नीचर चाहिए होगा और कितना चाहिए होगा फर्नीचर। तो इस तरह से इकाई 2 में सबसे पहले है विभिन्न कमरों का आयोजन आंतरिक सज्जा के अंतर्गत, फिर है रसोई घर योजना, उसके बाद है घरेलू कूड़े करकट का प्रबंधन, फिर उसके बाद है पुष्प सज्जा, फिर घरेलू उपकरणों की देखभाल एवं चुनाव, उसके बाद है फर्नीचर के प्रकार, उसके देखभाल और उसका फर्नीचर का प्रबंधन। अलग अलग प्रकार के कमरे होते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग तरह का फर्नीचर का प्रबंधन हम करते हैं। तो इस तरह से ये इकाई नंबर 2 के अंतर्गत आंतरिक सज्जा के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आए, और इन टॉपिक्स को हम डिटेल में बाद में करेंगे। अभी हम पाठ्यक्रम कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि किस प्रकार से ये जो सिलेबस है ये क्या कहता है, या इसमें क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या बिंदु कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इकाई 3 करेंगे पाठ्यक्रम की। तो अभी तक हमने इकाई 1 और 2 किए, अब नेक्स्ट क्लास में इकाई 3 करेंगे। थैंक यू।